हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी सभी लोगों को। जल्दी से आ जाइए आप सभी लोग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, तैयारी कर रहे हैं ना? तो आज हम लोग देखेंगे समान अध्ययन का टेस्ट होगा आप सभी का, और टेस्ट नंबर ये होगा 6 नंबर। जी हाँ, इसके पहले 5 टेस्ट टोटल अभी हो गया है, जिसमें 4 आपका डीएलएड का टेस्ट हुआ है और 1 आपका समान अध्ययन का टेस्ट हुआ है। और आज भी हम लोग देखेंगे समान अध्ययन के महत्वपूर्ण 75 प्रश्न जो सामान्य अध्ययन के होंगे आपके, जिसमें इसमें हम लोग आर्ट्स और साइंस दोनों के सवाल देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, सभी सवालों को आपको रट लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि ये बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है आपकी। ठीक है, जो आपकी सिलेबस है उसी के अनुसार ये लिया गया है। डेली आपकी टेस्ट होती है रात्रि में 9 बजे से, तो 9 बजे बिल्कुल आपको आ जाना है। ठीक है, और इसके लिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसके बाद। ठीक है, तो और ये नंबर भी आपको दिया गया है ताकि आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। इसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसका चार्ज लगेगा थोड़ा सा, उसके बाद ही आपको सभी लोग को पीडीएफ वगैरह मिलेगा। न्यू बैच हमारी स्टार्ट हुई है अभी, मात्र 6 तारीख को स्टार्ट हुई है ना, 6 अप्रैल को, जिसमें भी 5-6 क्लास हुई है आप सभी की, है ना। तो इसमें समान अध्ययन और डीएलएड दोनों की क्लासेस चल रही है। डीएलएड का भी टेस्ट हो रहा है और समान अध्ययन का भी। और देखिए, कल रात में ही हम लाइव आए थे, उस समय ही आप लोग को बता दिए थे, और ग्रुप में कल ही हम डीएलएड का सभी नोट्स हम भेज दिए हैं। ठीक है, वो नोट्स को आपको क्या करना है, निकाल लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्र 37 पन्ना का है, या नहीं 35 पन्ना का, 71 पेज का होगा टोटल, है ना। पेज अगर देखिएगा तो 71 टोटल पेज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों, उसको आपको क्या करना है, निकाल लेना है ना। प्रिंट आउट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ऐसे आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जो लोग नए अगर जुड़ते हैं तो उनको फिर से वो पीडीएफ मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, वो शुरू से मिलेगा। जितना क्लास हो गया है वो पीछे वाला आपको मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा पीछे लोगों का। ठीक है, और जो नए लोग अगर जुड़ते हैं तो उनको मात्र 399 पे करना होगा। ये फोन पे गूगल पे नंबर दिया गया है इसी पर, है ना। और जो भी पेमेंट करेंगे तो व्हाट्सएप जरूर कर देंगे, तभी ना उनको मिल पाएगा पीडीएफ। ठीक है, बहुत सारे लोग पेमेंट करके भूल जाते हैं, भूलना नहीं है। पेमेंट करने के बाद आपको व्हाट्सएप जरूर करना है। ठीक है, मैसेज करना है, स्क्रीनशॉट, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ा जाए और आपको पीडीएफ पीछे वाला सभी को प्रोवाइड करा दिया जाए। जो हमारे पुराने शिक्षक अगर जुड़ेंगे तो उनको मात्र 201 रुपया पे करना पड़ेगा इसी नंबर पर, तभी उनको फिर नए सिरे से मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट दोस्तों आपको जरूर भेजना है व्हाट्सएप पर। ठीक है, यही नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है का पहला सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। बताइए दोस्तों, अकबर द्वारा बनवाई गई, है ना, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है दोस्तों, है ना। अकबर ने कौन कौन से इमारतें का निर्माण करवाया था, जल्दी से बताइए तो। अकबर ने कौन कौन से इमारत बनाया था? देखिए, तो अकबर का सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा फतेहपुर सिकरी में जो बनाया था दोस्तों, है ना, फतेहपुर सिकरी, है ना। श्रेष्ठतम इमारतें फतेहपुर सिकरी में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आंसर क्या हो जाएगा, आगरा के किला में नहीं होगा आपका, ये भी गलत है। इलाहाबाद किला में, फतेहपुर सिकरी में सबसे श्रेष्ठतम इमारतें बनाई गई थी। यहाँ पर दोस्तों प्रमुख इमारतों में दीवाने आम था, दीवाने खास था, कोषागार था, ज्योतिषी की बैठक था, पंचमहल था, खास महल था, तुर्की सुल्तान की कोठी थी, है ना, जोधाबाई का महल था, हवा महल था, मरियम की कोठी, बिरबल की कोठी। सारे दोस्तों आपको ये श्रेष्ठतम इमारतें आपको मिलेगा फतेहपुर सिकरी में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए, और वीडियो को देखिए आप लोग, लाइक कर दीजिए सभी लोग आ जाइए जल्दी से। 9 बजे से आपकी क्लास बिल्कुल शुरू हो जाती है, तो लेट नहीं करना है। अगर कोई लोग लेट से ज्वाइन करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो आप पीछे करके देख लीजिएगा, शुरू से देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता,
है कि नहीं? आपको पता है ना, सबसे प्राचीन सभ्यता। और इसके जो लोग थे, यहाँ के जो लोग थे, वो किस में विश्वास करते थे दोस्तों? आत्मा ब्रह्म में या कर्म कांड में या फिर यज्ञ प्रणाली में या फिर मातृशक्ति में? क्या होगा दूसरा का? देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो लोग विश्वास करते थे वो किस में करते थे? तो मातृशक्ति में करते थे विश्वास। आपको याद रखना है ना? इन लोग मातृ देवी की उपासना करते थे, है ना? मातृ देवी की उपासना, या फिर यहां पर मातृशक्ति लिखा हुआ है ना ऑप्शन में, आपको मातृ देवी की उपासना भी आपको दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना है मातृशक्ति की ये विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के बाद तीसरा नंबर सवाल कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था दोस्तों? महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? जल्दी से बताइएगा। महापरिनिर्वाण की मतलब जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो ये महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में? तो ये है दोस्तों आपको कुशीनगर। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? कुशीनगर। लुम्बिनी में तो इनको जन्म हुआ था, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखना है, ठीक है ना? कुशीनगर। अब ये कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 80 वर्ष की आयु में दोस्तों इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था, और बौद्ध ग्रंथ में इसे ही शरीर त्यागने को ही कहा जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक ना? शरीर त्यागने को ही क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, करा निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है वो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए, पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? ये बताना है आपको। तो कौन सा है? पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर कोई नहीं? देखिए, पृथ्वीराज तृतीय को, है ना, पृथ्वीराज तृतीय को दोस्तों कहा जाता है ना, पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, ठीक है? पृथ्वीराज तृतीय। और इसका जो शासन काल था दोस्तों 1177 से लेकर के 1192 तक इसका शासन काल रहा था, ठीक ना? याद रखना है ना? और इसी के समय में दोस्तों 1191 और 1192 यानी कि तराइन का युद्ध भी हुआ था। आपको याद होगा तराइन का युद्ध 1191 और 1192 दो तराइन का युद्ध हुआ था, ठीक है? अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है आपका 5 नंबर की भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना? अपनी पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने दोस्तों कहां पर स्थापित की थी? गोवा, बंगाल में, हुगली, खारकोट या सूरत? कहां की थी? कहां किया गया था? जल्दी से बताइएगा, ABCD। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूरत में। कैप्टन बेस्ट द्वारा दोस्तों याद रखना है, कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया और सबसे पहली फैक्ट्री खोली गई थी आपको सूरत में। याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर के 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या हो जाएगा? चर्चिल थे, पामस्टन थे, इटली थे या फिर ग्लेडस्टोन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय थे दोस्तों पामस्टन, हाँ ना, याद रखना है पामस्टन। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय, और ये 1855 से लेकर के 1858 ईस्वी तक ये रहे थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर की बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बताइए दोस्तों, काफी अच्छा सवाल है ना, कुछ अलग सवाल है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी दोस्तों वैशाली में, ठीक है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वैशाली में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 नंबर, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं?
बताइएगा दोस्तों, कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से। देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है सिंधु घाटी। यहाँ से फिक्स है कि 1 या 2 सवाल आपको जरूर पूछेगा, और एक जैन धर्म जो है वहाँ से भी आपको 1 से 2 सवाल जरूर पूछेगा। 1857 की क्रांति से 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ जो महत्वपूर्ण है और उसी से हम आपको करवाते रहते हैं। बताइए, तो घरों में कुओं का अवशेष जो मिला है दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है दोस्तों, याद रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 9 नंबर की, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। जी हां, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह। उसके पिता का नाम बताना है आपको, जल्दी से बताइए उसके पिताजी का क्या नाम था? बहादुर शाह के पिता का क्या नाम था, ये बताना है। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, इसी को कहा जाता है बहादुर शाह जफर, है ना। बहादुर शाह द्वितीय कहिए या फिर बहादुर शाह जफर कहिए। इसका जो शासन काल रहा था वो रहा था 1837 से लेकर के 57 तक, ठीक ना। और इसके पिता का नाम था दोस्तों अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, अकबर शाह द्वितीय का जो शासनकाल रहा था वो 1806 से लेकर के 1837 ईस्वी तक ये राजा रहा था, है ना। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 10 नंबर। 10 नंबर है कि शिवाजी की राजधानी कहां पर थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइएगा। शिवाजी की राजधानी, शिवाजी की राजधानी कहां पे थी दोस्तों, है ना। शिवाजी से 3-4 क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। एक तो शिवाजी की राजधानी, तो राजधानी आपको याद रखना है, शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। और रायगढ़ कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में, याद रखना है। रायगढ़ कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो 1674 की ये घटना है। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था दोस्तों, है ना। और ये छत्रपति की उपाधि धारण किया था, याद रखना है। छत्रपति की उपाधि धारण किसने किया था? तो छत्रपति शिवाजी इनके नाम से ये प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और ये रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाए थे, है ना। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाए थे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 नंबर। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? याद रखिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी ने पहला, कह रहा है दोस्तों, आमरण अनशन कब शुरू किए थे? पहला आमरण अनशन। तो कम्युनल अवार्ड के समय, या फिर कलकत्ता के दंगों के समय, या फिर जालियांवाला के समय, या फिर दिल्ली के दंगों के समय, क्या होगा? तो कम्युनल पहला आमरण अनशन जो किए थे दोस्तों, ये कम्युनल अवार्ड के समय, है ना। ये कम्युनल अवार्ड के समय किए थे। और ये घटना कब की है? तो गांधी जी ने पहला आमरण अनशन किए थे 20 सितंबर 1932। 20 सितंबर 1932 को ये किए थे दोस्तों आमरण अनशन। यरवदा जेल में रहते हुए किए थे, है ना। यरवदा जेल में रहते हुए किए थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध किए थे, है ना। 1932 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। और उन्हीं के सांप्रदायिक जो निर्णय था उसके विरोध में ये किए थे दोस्तों, है ना, यानी कम्युनल अवार्ड के। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12 नंबर। फटाफट आप लोग जवाब देते चलना है ना। 75 सवाल यहां पर देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइएगा, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा कि प्रस्ताव कहां पारित किया गया था, ये पूछ रहा है आपको, है ना। प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? बंबई में, वर्धा में, लखनऊ में या त्रिपुरा में? तो 14 जुलाई 1942 की घटना दोस्तों, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी कहां? तो वर्धा में संपन्न हुई थी, है ना। वर्धा में संपन्न हुई थी, इसीलिए दोस्तों ये जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो वर्धा में ही हुआ था, ठीक है, याद रखना है ना। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये तो गलत नहीं होना चाहिए, काफी आसान है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी जी कहे थे, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर भगत सिंह?
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कथन है दोस्तों आपका किनका? तो सुभाष चंद्र बोस। जी हां, बिल्कुल सबका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। और ये घटना कहां की है? तो सिंगापुर की। तो सिंगापुर में अपने दोस्तों सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आजादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो ये सिंगापुर में बोले थे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर की, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या होगा जल्दी से बताइएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो बिल्कुल सही, भगत सिंह, है ना। भगत सिंह के द्वारा दिया गया था दोस्तों, है ना, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। अगला प्रश्न चलते हैं, भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? बताइए तो कमेंट करके, भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो नरम दल और गरम दल आपको तो पता ही होगा दोस्तों, है ना। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? तो वो आंदोलन था कोई और नहीं, तो वो था स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन कब हुई थी? 1905 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, है ना। स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरमपंथी के मध्य मतभेद व्याप्त हो गया और गरमपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रख करके उसे देश के अन्य हिस्सों तक भी पहुंचाना चाहते थे, लेकिन नरमपंथी ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए दो भाग में बट गया था। और ये आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन दोस्तों, है ना, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आपका। ठीक है, 1905 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16 नंबर, किसने कहा था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा जल्दी से बताइएगा। देखिए 9 बजे से दोस्तों क्लास शुरू हो जाती है, तो आप लोग एकदम खाना पीना खा के तैयार रहिए, है ना। डेली क्लास चलती है मंडे से लेकर के संडे तक, ठीक है। तो बताइए कथन किसका है? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ये कथन आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का है, BR अम्बेडकर का है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपका 17 नंबर की, आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? बहुत ही बढ़िया सवाल है। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति, आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? तो कैप्टन मोहन सिंह। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था, बीपीएससी में पूछा गया था दोस्तों, कैप्टन मोहन सिंह। बहुत सारे लोगों ने गलत मारे थे, बहुत सारे लोग सुभाष चंद्र बोस मार देते हैं, है ना, गलत है ना। कैप्टन मोहन सिंह हो जाएगा। आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक जो गठन हुआ था दोस्तों, ये 1 सितंबर 1942 को हुआ था और कैप्टन मोहन सिंह जो थे इसके प्रथम सेनापति बने थे। ठीक है, आजाद हिंद फौज की स्थापना याद रखना है 1 सितंबर 1942 और प्रथम इसके सेनापति कैप्टन मोहन सिंह। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18 नंबर। 18 नंबर है कि गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, बताइए गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, गांधी इरविन समझौता के बारे में आपको बताना है। कब हुआ था ये गांधी इरविन समझौता? 5 मार्च 1931। याद है कि नहीं याद है? पूरा डेट याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता के बारे में दोस्तों पूछा जाता है, किसके किसके बीच में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता जो था ये कांग्रेस के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी,
है ना। कांग्रेस जो थी ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के तैयार हो गई थी और द्वितीय में ही ना गांधी जी भाग लिए थे, है ना। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे, है ना। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। इसका आंसर क्या होगा? तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें आपको भाग लिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 19 नंबर कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? क्या सवाल है, बहुत मस्त सवाल है ना, कि किस वर्ष हुई थी दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन? 19 का आंसर क्या होगा, है ना। तो 19 का आंसर क्या होगा? HRA जिसको कहा जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये क्रांतिकारी संगठन थी दोस्तों, ये क्रांतिकारी संगठन थी और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कानपुर में हुई थी। और ये कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी, 1924 में हुई थी, अक्टूबर 1924, है ना। अक्टूबर 1924 में हुई थी, याद रखना है, कानपुर में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। ये जितने सारे सवाल हैं ना आपके आधुनिक भारत से सारे छपेंगे एग्जाम में, याद रखिएगा, है ना। तो छोड़िएगा तो फिर भैया हमको नहीं कहिएगा कि हमसे नहीं बना, हमसे गलती हो गया, तो छोड़ना नहीं है। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को संगठित किए थे दोस्तों गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह के द्वारा संगठित किया गया था कूका आंदोलन को। और कूका आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो ये शुरुआत होती है दोस्तों पंजाब में। कहाँ? तो ये भी पूछता है एग्जाम में कि कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था, 1840 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है 21 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? जल्दी से बताइएगा, अब ज्योग्राफी का सवाल आ गया है ना। सबसे सूखा स्थान बताना है, कौन सा है? मुंबई, दिल्ली, लेह या फिर बंगलुरु? तो इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप लोग को कई बार बताया गया है कि लेह दोस्तों, है ना, लेह लद्दाख, ठीक है, लेह लद्दाख। अब तो आपको पता है कि जो हमारा जम्मू कश्मीर था वो 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया, एक तो लद्दाख बन गया और एक आपका जम्मू कश्मीर बन गया, ठीक है ना। तो लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह ही है। तो ये वही लेह है जहां पर दोस्तों भारत में सबसे कम बारिश होती है, 10 सेंटीमीटर से भी कम, है ना, 10 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ पर वर्षा होती है। तो क्या होगा? सबसे सूखा स्थान होता है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका जो थार का मरुस्थल है यहाँ से भी कम बारिश होती है, यहाँ पर लेह में मात्र 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है लेह में। तो सबसे शुष्क स्थान ये माना जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 22 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइए, सबसे प्राचीन, प्राचीन मतलब पुराना, है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन ना आपको कभी कभी पूछेगा कि विश्व की सबसे प्राचीन, तो भी आपको मारना है अरावली ही, और कहे अगर भारत की सबसे प्राचीन तो भी आपका हो जाएगा अरावली ही। अरावली जो दोस्तों कहाँ पे है? तो मैंने कई बार आप लोग को फिगर के माध्यम से ही बताया था, ये है आपका अरावली पर्वत। आप अपने मानचित्र में देखिएगा, ये अमरावली एक जगह है दोस्तों। अमरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान, हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग ये 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इस अरावली पर्वत का जो निर्माण हुआ था, याद रखना है कि प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल में दोस्तों इसका निर्माण हुआ था, याद रखना है। आज से 600 से लेकर के 570 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, करोड़ों साल पहले। यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में से एक है। जब ये दोस्तों आपका यंग था ना, अब तो बेचारा बूढ़ा हो गया है, तो हिमालय से भी काफी ऊंचा था, है ना, अब तो काफी छोटा हो गया है। एक सवाल आपको जवाब दीजिएगा कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी। अगला है दोस्तों कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह कौन सा है ना। गंगा की सैकड़ों सहायक नदियां हैं,
ठीक है। गंगा की तो सैकड़ों सहायक नदियां हैं, लेकिन एकमात्र वो नदी बताना है जिसका उद्गम कहाँ से होता है, तो मैदान से होता है ना, मैदानी क्षेत्र से उसका उद्गम होता है, ये बताइएगा। हाँ, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, गुरु शिखर, याद रखिएगा गुरु शिखर, है ना। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है, ध्यान रखना है। चलिए 23 नंबर का जवाब दीजिए, वो कौन सी नदी है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका गोमती नदी, है ना। गोमती नदी दोस्तों, इसका जो उद्गम होता है ना, ये कहाँ से होता है, उत्तर प्रदेश से होता है, ठीक है। और उद्गम जो क्षेत्र है वो गोमत ताल से होता है। गोमत ताल, फुलहर झील, है ना, फुलहर झील का नाम सुने होंगे, तो उत्तर प्रदेश में फुलहर झील है। और जिला कौन सा है, तो पीलीभीत जिला, है ना। गोमती नदी कहाँ से निकलती है, तो फुलहर झील से, गोमत ताल से, और जिला पीलीभीत से निकलती है ना। और ये गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है, तो मैदानी क्षेत्र से होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 24 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है। बाल्कन देश कौन सा नहीं है दोस्तों, तो बाल्कन देश के अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं, कौन सा नहीं है, स्लोवेनिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ऑस्ट्रिया। देखिए दोस्तों, बाल्कन क्षेत्र जो है ना, ये दक्षिण पूर्वी यूरोप का मतलब विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है जो बाल्कन पर्वतों के आसपास स्थित है, इसीलिए इसको कहा जाता है बाल्कन देश। इसमें शामिल जो देश है, बहुत सारे देश है, मैं आपको एक दो बार बोल देता हूं, आप ध्यान में रखिएगा, है ना। तो इसमें कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, तो ऑस्ट्रिया इसमें नहीं आएगा, ठीक है, ऑस्ट्रिया इसमें नहीं आएगा, लेकिन और भी बहुत सारे देश है। अल्बानिया है, अल्बानिया ऑप्शन में दिया गया था, याद रखना है। अल्बानिया है, बोस्निया है, हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, इतने सारे देश आते हैं दोस्तों बाल्कन देश के अंतर्गत, लेकिन ऑस्ट्रिया इसमें नहीं आता है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25 नंबर। 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं भाई साहब, क्यों नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक बटन दबा देना है ना, पीछे जा कर के, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितना है। भारत का साक्षरता प्रतिशत, देखिए जो जनगणना है ना, जनगणना को आप भूलिएगा नहीं तो ये आपको भुला देगा। फिर जनगणना से आपको ना 2 से 3 सवाल एग्जाम में जरूर पूछेगा, जरूर से जरूर, ठीक है। तो जनगणना को मैं कराते रहूँगा, हर एक टेस्ट में आप लोग को करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको भूलना नहीं है। तो जनगणना जो दोस्तों हुआ था, ये 74.04% भारत की साक्षरता दर, ठीक है। पूरे भारत की अगर कहे दोस्तों तो 74.04%, है ना, पूरे भारत की साक्षरता दर है, याद रखना है 74.04। चलिए, तो ये रहा आपका। अगर कहे दोस्तों कि बिहार का साक्षरता दर कितना है भाई, बिहार का साक्षरता दर अगर आपसे पूछे, क्योंकि आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, तो याद रखिएगा कि बिहार का जो साक्षरता दर है अभी वो 61.08, ये है 2011 के जनगणना के अनुसार। और बिहार में ये टोटल आपको साक्षरता दर है ना। अगर कहे बिहार के पुरुष साक्षरता दर यानी कि मेल वाला, तो मेल वाला है दोस्तों 71.20। अगर कहे फीमेल वाला तो फीमेल का है 51.50, है ना। तो ये हो गया आपका। अगर कहे बिहार में सबसे कम साक्षरता दर किसका है, तो सबसे कम बिहार में जो साक्षरता दर है वो है आपका पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का साक्षरता दर बिहार में सबसे कम है, जिसका है मात्र 51.08, है ना, जो सबसे कम है। अगला प्रश्न चलते हैं, है ना। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर की, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों, बताइए। उत्तर पूर्वी मानसून, वापस होती मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, या संवहनीय वर्षा। तो सबसे वर्षा कहाँ से होती है, मैंने कई बार आप लोग को बताया हूँ दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून। ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है भाई साहब, यहाँ पे आता है आपका, है ना। दक्षिण पश्चिम जो मानसून है ये आपको यहाँ पे जाएगा सबसे पहले, कहाँ, तो केरल राज्य में। सबसे पहले केरल में कब, तो 1 जून को, है ना। 1 जून को दोस्तों केरल में सबसे पहले मानसून आता है, याद रखना है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे करके 15 जुलाई तक पूरे भारत में ये फैल जाता है, 15 जुलाई तक आपका वर्षा,
तो 90% भारत में जो बारिश होती है वो किससे हो रही है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है 27 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? एस्चुरी नहीं बनाती है दोस्तों, है ना, एस्चुरी नहीं बनाती है। तो नर्मदा, ताप्ती, मांडवी या महानदी। एस्चुरी यानी कि ज्वार नद मुख, एस्चुरी मतलब ज्वार नद मुख नहीं बनाती है। देखिए भारत में महत्वपूर्ण नदियां हैं, 2 ही 3 ऐसी नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती है। एक तो नर्मदा नदी, एक तापी नदी, एक मांडवी नदी। महानदी जो है दोस्तों ये एस्चुरी नहीं बनाती है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, महानदी जो दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ जिला के दोस्तों सहावा से निकलती है ना, छत्तीसगढ़ जिला में सहावा के निकट से ये निकलती है महानदी, है ना। और ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए ये आपको बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और ये एस्चुरी नहीं डेल्टा का निर्माण करती है ना, डेल्टा बनाती है। बाकी ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है, नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है, मांडवी नदी भी एस्चुरी बनाती है। ठीक है, मांडवी नदी दोस्तों आपको गोवा में बहती है ना, और नर्मदा ताप्ती आपको मध्य प्रदेश से निकलती है। अगला है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इस सब में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इससे संबंधित और भी बहुत सारा क्वेश्चन आप सभी को डिस्कस कर लेता हूँ ताकि रिवीजन हो जाए, है कि नहीं। तो सहारा जो मरुस्थल है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, याद रखिएगा। और ये कहाँ स्थित है? तो अगर आप देखते हैं अफ्रीका महादेश, है ना। ये भाई साहब पेन कहीं नहीं चल रहा है जी। हाँ, अफ्रीका महादेश अगर आप देखिएगा दोस्तों इस प्रकार से अफ्रीका महादेश, तो ये पूरा दोस्तों, ये पूरा जो अफ्रीका महादेश, उत्तर अफ्रीका जो है, यहाँ पर पूरा आपको क्या दिखेगा? सहारा मरुस्थल दिखेगा आपको। इसका क्षेत्रफल कितना है? अगर क्षेत्रफल की हम बात करें 35 लाख वर्ग मील इसका क्षेत्रफल है दोस्तों, 35 लाख वर्ग मील, है ना, बहुत बड़ा है ये। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर। 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दोस्तों ये कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? कैस्पियन सागर नाम सुने हैं? कैस्पियन सागर कैसे पिए, इतना खारा, यानी कि विश्व की सबसे खारे पानी की झील, है ना। कैस्पियन सागर कैसे पिए, बहुत खारा है ना, यानी कि ये विश्व की सबसे खारे पानी की झील है। ठीक है, कैस्पियन सागर याद रखिएगा, ट्रिक है ना। और ये कैस्पियन सागर जो है ना दोस्तों, ये 5 देशों की सीमाएं इससे लगती है। ठीक है, वो 5 देश मैं आज बोल देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। 5 देश की सीमा इससे लगती है कैस्पियन सागर की। एक तो अजरबैजान है। क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के थोड़े से डीप में जाकर के पूछ लिया जाता है तो लोग कन्फ्यूज ही आ जाते हैं, और 100% पूछ लेता है। तो 5 देश लगता है दोस्तों, एक तो अजरबैजान है, अजरबैजान तो लगेगा ही, रूस है, रूस भी लगता है, और कजाकिस्तान है तो ये भी लगता है ना, तुर्कमेनिस्तान है तो ये भी लगता है, ईरान भी लगता है, ईरान, हाँ इराक नहीं, ईरान भी लगता है इससे सीमा। ठीक है, और देखिए इराक इससे सीमा नहीं लगता है ना। तो 5 देश अभी आपको जो बताए वो आपको ध्यान रखना है, कौन कौन? अजरबैजान और एक रूस और कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। इराक इससे सीमा नहीं लगता है। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर की, 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला बताइए। अब यूपी का सबसे साक्षर जिला कौन होगा, है ना। यूपी वाला तो ऐसे जल्दी नहीं पूछेगा, अब बिहार वाला याद रखिएगा, है ना। तो यूपी वाला सबसे ज़्यादा साक्षर जिला हो गौतम बुद्ध नगर, है ना। गौतम बुद्ध नगर जो है दोस्तों ये दिल्ली से सटा हुआ है ना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है गौतम बुद्ध नगर। तो यहाँ का जो साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, और यहाँ का साक्षरता दर कितना है? तो 80.12%, है ना। 80.12% है आपका बुद्ध नगर का, ये उत्तर प्रदेश में। अगर कहे दोस्तों कि बिहार में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य का है, तो बिहार वाला तो आपको याद होना जरूरी है, रोहतास। रोहतास जिला दोस्तों बिहार में जो है सबसे अधिक साक्षरता दर है, और रोहतास के बाद दूसरा नंबर पे आता है आपका पटना का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर की, हरित क्रांति से गहरा संबंध है। तो हरित क्रांति के पिता किसको कहा जाता है? आपको पता है कि एम.एस. स्वामीनाथन को, है ना। एम.एस. स्वामीनाथन जो है इनको हरित क्रांति का पिता कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, हरित क्रांति का पिता कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के जनक, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो अमेरिका के थे।
अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32 नंबर की, श्रम का विभाजन निम्नलिखित द्वारा सीमित किया जाता है। श्रम का जो विभाजन है ना, वो किसके द्वारा सीमित किया जाता है? कर्मचारियों की संख्या, कार्य के घंटे, बाजार की विस्तार या फिर कार्य के लिए उपलब्ध स्थान। 32 का क्या होगा दोस्तों? देखिए, श्रम का विभाजन का मतलब क्या होता है? श्रम का विभाजन का मतलब होता है कि जब किसी बड़े कार्य को, है ना, जब किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हर भाग को करने के लिए अलग अलग लोग निर्धारित किए जाते हैं, इसे ही श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण कहते हैं। ठीक है, श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण कहते हैं। और इस किसके द्वारा सीमित किया जाता है? तो बाजार का विस्तार के द्वारा इसको सीमित किया जाता है ना, बाजार के विस्तार के द्वारा इसको सीमित किया जाता है। एडम स्मिथ के अनुसार दोस्तों श्रम का विभाजन बाजार के विस्तार द्वारा सीमित होता है। तो ये बाजार के विस्तार के द्वारा जो सीमित होता है, किसके अनुसार भी आपको पूछ सकता है, तो एडम स्मिथ, है ना, एडम स्मिथ के द्वारा दोस्तों आपको, है ना। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 33 नंबर की, भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास ये किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? देखिए, विकास का मतलब क्या होता है? विकास का अर्थ क्या होता है? तो पूंजी निवेश के उपयोग द्वारा अल्प विकसित क्षेत्रों की वास्तविक आय संभावना का विकास करने के लिए ऐसे परिवर्तन लाना और ऐसे उत्पादक स्रोतों को बढ़ाना जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की संभावना प्रकट करते हैं, उसी को तो विकास कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय, है ना। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त करते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय कितना है इस पर, है ना, प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है आपका कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। ऑपरेशन फ्लड नाम सुने होंगे दोस्तों, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति वही ऑपरेशन फ्लड है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित होता है ऑपरेशन फ्लड, है ना, दुग्ध उत्पादन से संबंधित। इसकी शुरुआत कब हुई थी? एक क्वेश्चन पूछा गया है, 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी, है ना, राष्ट्रीय डेयरी विकास। अगर एक चीज पूछा जाता है दोस्तों कि दुग्ध क्रांति यानी कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, याद रखना है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। किसान क्रेडिट योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये किसान क्रेडिट योजना का जो प्रारंभ हुआ था, ये कब हुआ था भाई? जल्दी से बताइएगा। ABCD क्या होगा? हम नहीं बताएंगे, जल्दी से बताइए। ये हुआ था आपका 1998-99 में, है ना, 1998-99 में हुआ था किसान क्रेडिट कार्ड। ये ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36 नंबर, कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताइए, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2013, 14, 15, 16। 36 का क्या होगा? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो हुआ था दोस्तों, भारत में वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आपको 2014 में, 2014 में 15 अगस्त 2014। ठीक है, 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा हुई थी और इसका शुभारंभ जो हुआ था वो 28 अगस्त 2014 को हुआ था, है ना। अगला प्रश्न चलते हैं आपका, हरित क्रांति की सफलता इसमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर है? हरित क्रांति की सफलता, तो प्रश्न ऑप्शन है कि रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, बीजों की उच्च पैदावार किस्म। देखिए, हरित क्रांति ऐसा ही नहीं सफल हो गया था, उसमें दोस्तों रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग हुआ था, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं की व्यवस्था की गई थी, है ना, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग हुआ था, बीजों की उच्च पैदावार किस्म का उसमें उपयोग किया गया था। यानी कि ये सभी कारण थे, इसके ही वजह से दोस्तों हरित क्रांति सफल हुआ था। हरित क्रांति प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखना है 1967-68 में, 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है, ये भी ध्यान रखना है। इसके जनक MS स्वामीनाथन थे, है ना। ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है।
सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था वो गेहूं पर पड़ा था, है ना। गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? नीली क्रांति, नीली क्रांति यानी कि मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन, है ना। नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण या निजीकरण? तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहा जाता है निजीकरण, है ना, निजीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों जरूर, जीएसटी का, है ना, जीएसटी का फुल फॉर्म जरूर याद रखना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसकी शुरुआत किस देश से हुई थी, है ना। ऐसा नहीं कि भारत में ही लागू हुआ, ये भारत से पहले बहुत सारे देशों में जीएसटी लागू है। और सबसे पहले जो जीएसटी की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? 40 का आंसर हो जाएगा आपका कनाडा से, है ना। कनाडा से शुरुआत हुई थी दोस्तों। वस्तु और सेवा कर घरेलू उपयोग के लिए बेचे जाने वाले अधिकांश सामानों और सेवाओं पर लगाए जाने वाला कनाडाई मूल का मूल्यवर्धित कर है। भारत में यह कर कई अप्रत्यक्ष करों को खत्म करने के लिए लागू किया जा रहा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनाडा में सबसे पहले लागू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय में अभी टोटल 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि टोटल 34 उसमें न्यायाधीश हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इसकी वृद्धि करने की शक्ति हमारे एक ही है, संसद महोदय। संसद अनुच्छेद 79 में है, याद रखिएगा। संसद किससे मिलकर के बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, याद रखना है ना। और एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो उच्चतम न्यायालय है इसमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुच्छेद कितने में व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 124 के 1 के में। अनुच्छेद 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। और अनुच्छेद 124 के 1 में ये लिखा गया है कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है हमारा, है ना, नीति निर्देशक तत्व भाग कितने में है? भाग 4 में है। अनुच्छेद कितने में है? तो 36 से 51 में है ना। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। तो आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या था शामिल करने का? तो मुख्य उद्देश्य यही है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है ना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए ही दोस्तों नीति निर्देशक तत्व को समाहित किया गया है हमारे संविधान में, ठीक है। बाकी ये सारे ऑप्शन गलत हैं आपके, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43 नंबर की भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? क्या सवाल है, जबरदस्त सवाल है, एकदम फेवरेट सवाल है दोस्तों। भारतीय संविधान का आत्मा किसको कहते हैं? तो 43 का आंसर क्या होगा? देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ से देखिए 2 सवाल आपको घुमा के पूछता है। एक तो पूछेगा कि भारतीय संविधान का आत्मा किसको कहते हैं, तो आपको एकदम आंख बंद करके मारिएगा प्रस्तावना को, आंख बंद कर लीजिएगा और प्रस्तावना जहाँ दिखे उसको मार देना है, ठीक है ना। तो आंख बंद करके प्रस्तावना आपको दिखेगा, ठीक है, तो वो आपको टिक करना है। लेकिन अगर कहे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा किसे कहा है, तो आपको मारना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी आंख बंद करके मारिएगा, ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों किसको कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार? तो ये कहे हैं, ओहो अभी देखिए मैं उल्टा बोल दिया लगता है, नहीं, भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों हृदय का भारतीय संविधान का आत्मा किसको कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को। लेकिन अगर कहे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का आत्मा किसको कहते हैं, तो प्रस्तावना को। जहां भीमराव अंबेडकर आया तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को,
ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है? पंचायती राज का सबसे छोटा अंग, देखिए पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है भाई, सबको पता होना चाहिए, ग्राम पंचायत, है ना। ग्राम पंचायत जो है ये सबसे छोटा अंग है पंचायती राज का, ठीक है। और भारतीय पंचायती राज व्यवस्था कैसी व्यवस्था है दोस्तों? त्रिस्तरीय है ना। कैसी है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है भारतीय पंचायती राज व्यवस्था। और यह त्रिस्तरीय व्यवस्था किसने लागू किया था? तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही इसको लागू किया गया था, त्रिस्तरीय, है ना। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर की कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? और लास्ट में ना आप लोग बताइएगा कि आपने कितना सही किया है। कितना नंबर आपका आया है? 45 आया है, 50 आया है, 51 आया है, 60 आया है, कितना सही किए हैं लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर करना है, ठीक है, कि कितना आपने सही किया है। इसी से तो पता चलेगा कि हम 75 में कितना पानी में है ना, कितने पानी में, डूब तो नहीं रहे हैं, है ना, तैरने आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चलिए तो बताइए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो करेंगे वो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, ठीक है। और ये कितने अनुच्छेद में है दोस्तों? ये कितने अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110 के 3 में, है ना। 110 के 3 में ये प्रावधान किया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? अब बताइए जो सुप्रीम कोर्ट हैं इसके जो न्यायाधीश होंगे इनको शपथ कौन दिलाएगा? शपथ कौन दिलाएगा? तो इनको शपथ दिलाने वाले होंगे मुख्य न्यायाधीश, है ना। इनको शपथ कौन दिलाएंगे? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, याद रखना है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनको कौन शपथ दिलाएगा, तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, जबकि जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं आपको मुख्य न्यायाधीश, याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, और देखिए आपको नंबर दिया गया दोस्तों ताकि आपको पीडीएफ नोट्स अगर जिनको चाहिए समान अध्ययन की डीएलएड की 8 यूनिट का वो मिल जाएगा। ये नंबर आपको दिया गया है 78 57 82 43 10, ठीक है। 9 बजे रात में डेली क्लास होती है 9 PM से, है ना। AM PM समझ में आता है ना, ठीक है। तो 9 PM से रात्रि में डेली लाइव क्लास चलती है, आपको ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, आपको क्लास मिल जाएगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए टेस्ट का, है ना, आपको डीएलएड का नोट्स चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो आपको इस नंबर पे 399 आपको चार्ज लगेगा, तभी आपको मिल पाएगा। यही नंबर पे आपको पे करके भेजना होगा, फोन पे गूगल पे के माध्यम से, है ना। जो भी पेमेंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप पर हमको भेज दीजिएगा। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप भी यही है और यही नंबर फोन पे गूगल पे भी है। तो जो नए लोग हैं उनका 399 चार्ज लगेगा, और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका मात्र 201 चार्ज लगेगा, तभी उनको मिल पाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं कि राज्यसभा एक क्या है, बताइए तो। राज्यसभा क्या है दोस्तों? तो आप लोग को कई बार हम बता चुके हैं कि राज्यसभा जो है ये कभी भी भंग नहीं होता है, ये एक अस्थाई निकाय है ना। ये क्या है? तो ये एक अस्थाई निकाय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। इसके जो सदस्य होते हैं, है ना, इसके जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 6 वर्ष पर, है ना, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल, ठीक है। तो जो इसके सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तथा इसके 1/3 जो सदस्य हैं, है ना, 1/3 जो सदस्य हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष अपना कार्यकाल पूरा करके पदमुक्त हो जाते हैं, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान है। अब भारत का जो संविधान है दोस्तों वो कैसा है बताइए। भारत का संविधान बहुत ही कठोर है, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत कठोर है, लचीला है। तो देखिए भारत का जो संविधान है ना ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, ठीक है,
ये आपका राइट आंसर होगा। भारत का जो संविधान है ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, मतलब थोड़ा बहुत कठोर भी है और लचीला भी है। ये कहने का मतलब हुआ ऑप्शन नंबर डी। और ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अभी तो लगभग 500 अनुच्छेद पहुंच गया है और 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं, है ना, वर्तमान समय में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो केंद्र राज्य विधायी संबंध किस अनुच्छेद किस भाग में, अच्छा भाग पूछ रहा है, किस भाग में दिए गए हैं? भाग 10, भाग 11, 12, 13, 14 क्या होगा? तो भाग 11, है ना, भाग 11 के अध्याय नंबर 1 में दोस्तों केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। और ये अनुच्छेद कितने में है? तो 245 से लेकर के 255 तक, 245 से लेकर 255 अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया है, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 नंबर, कह रहा है कि पंचायत समिति के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो भाई साहब बिल्कुल सही है, जो पंचायत समिति के जो सदस्य हैं जनता ही तो चुनती है और प्रत्यक्ष रूप से ही चुनती है ना। आप वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायत सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, नहीं, बाकी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि लेंस की शक्ति मापी जाती है। ये भी क्वेश्चन अब साइंस का आ गया है। अब 10 सवाल हम लोग साइंस का देखेंगे। तो लेंस की शक्ति जो मापी जाती है वो डायोप्टर में मापी जाती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेंस की शक्ति किस में मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 52 नंबर। 52 है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किए थे दोस्तों कौन? तो वो किए थे आपके कौन? जल्दी से बताइएगा, न्यूटन महोदय। कौन किए थे? न्यूटन साहब किए थे दोस्तों, सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर, फटाफट जवाब दीजिएगा कि 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलियन का पीएच मान कितना होगा? बताइएगा, 1 विलियन जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो विलियन का पीएच वैल्यू कितना होगा? देखिए, तो वैसा विलियन दोस्तों जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये कैसा होगा? तो ये क्षारीय होगा, है ना। ये कैसा होगा? तो ये क्षारीय होता है, ठीक है। और क्षारीय जो होता है तो उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 से ज्यादा होता है कि नहीं? 7 से ज्यादा होता है जब भी क्षारीय होगा। तो 7 से ज्यादा यहाँ किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी होता है ना। वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि ये क्षारीय है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 54 नंबर, कह रहा है कि निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है ना। नीचे दिया गया है, जैसे पीतल है, कांसा है, जर्मन सिल्वर है और गन मेटल है। तो इसमें कह रहा है कि तांबा की मात्रा सबसे अधिक किसमें है? तांबा की मात्रा सबसे अधिक इसमें किसमें होता है? तो देखिए, पीतल में जो तांबा होता है दोस्तों वो कितना होता है? तो 68 से 71% तक तांबा होता है और शेष इसमें जस्ता होता है, ठीक है। तो पीतल किससे बनता है? तांबा और जस्ता से। और कांसा जो होता है ना, जो कांसा होता है इसमें 88% तांबा होता है ना। और इसमें 12% क्या होता है? टीन होता है। तो कांसा किससे बनता है? याद रखना है, तांबा और टीन से। और जो जर्मन सिल्वर होता है ना, तो जर्मन सिल्वर में तांबे की उपस्थिति लगभग 50% होती है ना, जर्मन सिल्वर में। और जो गन मेटल है, तो गन मेटल में तांबा होता है लगभग 85% दोस्तों। और 5% इसमें टीन होता है, 5% इसमें लेड होता है, 5% इसमें जिंक भी होता है ना। तो यहाँ पर जो कांसा है, कांसा में सबसे अधिक तांबा होता है, 88% इसमें तांबा होता है और 12% इसमें क्या होता है? तो टीन होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 55 नंबर, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? बताइए, जेरेंटोलॉजी जो है किसका अध्ययन किया जाता है जेरेंटोलॉजी में? तो जेरेंटोलॉजी में जो अध्ययन होता है
जल्दी से बताइएगा। तो जीव विज्ञान की ये क्या है, एक उप शाखा है ना। ये जीरेंटोलॉजी क्या है दोस्तों, जीव विज्ञान की एक उप शाखा है जिसमें वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती है तथा शरीर के अंग भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। तो इसमें वृद्धि को मापा जाता है ना। इसको मापा जाता है जीरेंटोलॉजी से, वृद्धि को मापा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर। 56 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा। मान लीजिए एक गिलास है, उसके ऊपर क्या हम भर लिए, है ना, एक गिलास है और गिलास के ऊपर क्या रख लिए, तो एक टुकड़ा रख लिए बर्फ, है ना, और इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। अगर ये बर्फ पिघलेगा दोस्तों तो पानी का स्तर क्या होगा, ये पूछ रहा है। नीचे गिरेगा पानी या ऊपर उठेगा, या वही रहेगा, या नीचे गिरे या ऊपर उठे, पानी के तापक्रम पर निर्भर करेगा। क्या होगा इसका आंसर, तो 56 का हो जाएगा ना। यानी कि जल से भरे गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा यदि पिघलता है तो परिणामी आयतन पूर्ववत रहेगी, यानी कि नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा, पानी का स्तर वही रहेगा, है ना। यानी कि आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 57 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी। जो गोताखोर होता है ना, समुद्र में देखते हैं ना, डाइव लगाते हैं, है ना, और देखते हैं पीठ पे सिलेंडर टांगे हुए रहते हैं, मुंह कान में लगाए हुए रहते हैं मशीन, तो वो सांस लेने वाला मशीन होता है, ठीक है। तो वो कौन सी गैस सांस के रूप में लेता है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका। ऑक्सीजन लेता है, नाइट्रोजन लेता है, ऑक्सीजन हीलियम, ऑक्सीजन आर्गन, ऑक्सीजन नियॉन। तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम, है ना, ऑक्सीजन और हीलियम लेता है वो, ठीक है। ये दोनों का मिश्रण रहता है। गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है, इसीलिए। अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर। 58 कह रहा है कि रेशम का कीड़ा, है ना, रेशम का जो कीड़ा पाला जाता है ना, सिल्क वॉर्म, अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। अंडा, डिंभक, कोशित या पूर्ण कीट। तो इनसे आंसर हो जाएगा दोस्तों कोशित, है ना। रेशम का कीड़ा कोशित अवस्था में वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 59 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है। देखिए पानी के प्रदूषण से ना बहुत सारे रोग होते हैं दोस्तों, है ना, पानी के प्रदूषण से बहुत सारे रोग होते हैं। तो वो कौन से रोग हैं जो पानी के प्रदूषण से नहीं होता है, ये बताना है ना, नहीं होता है वो बताना है। देखिए हेपेटाइटिस बी रोग जो होता है ये कैसे होता है दोस्तों, तो ये विषाणु से होता है। हेपेटाइटिस बी किससे होता है, तो HBV, है ना, HBV एक विषाणु है, उसके कारण होता है हेपेटाइटिस बी। और इस विषाणु संचरण संक्रमित रक्त या लैंगिक संपर्क के द्वारा होता है ना, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो दोस्तों ये दूषित जल से नहीं होता है। दूषित जल से क्या होता है, तो टाइफाइड होगा आपको, है ना, पीलिया हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। तो ये तीनों जो रोग आपको दिया गया है ये पानी से होता है। बाकी जो हेपेटाइटिस है ये विषाणु यानी वायरस से होता है। अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर। और देखिए आप लोग अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा तो, है ना, अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी हमारा मेहनत, तो आप एक वीडियो को लाइक कर देना है। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है ना, आपके जो भी मित्र होंगे उसको शेयर कर दीजिएगा और उनको भी हमारे ग्रुप में जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा हमारा भी भला हो सके। बताइए दोस्तों मटर का पौधा क्या है। मटर पौधा क्या है, एक शाख है, पुष्प है, झाड़ी है या फिर कोई नहीं है। तो मटर का पौधा जो दोस्तों है एक द्विबीजपत्रीय शाकीय तथा एक वर्षीय पौधा होता है। इस पौधे की तना काफी कमजोर होती है। मटर का पौधा देखते हो, इस पर थोड़ी आप चढ़ पाइएगा। ये क्या है, तो एक शाख है दोस्तों, ये क्या है, एक शाख है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मटर का पौधा, ठीक है। चलिए तो ये रहा आज का टेस्ट। और देखिए इसमें 60 सवाल आप लोग को करवाया गया है, क्योंकि इसमें जो 15 सवाल थे वो आपके मैथ और रीजनिंग के हैं। मैथ और रीजनिंग के अलग से क्लास आप सभी की करवाई जाएगी, ठीक है।
तो ये रहा आज का क्लास, कैसा लगा आप लोग बताइएगा और इसमें आप जुड़िएगा सभी लोग, है ना। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, समान अध्ययन और डीएलएड की अभी तो क्लास स्टार्ट ही हुई है, जो अभी नए जुड़ेंगे तो उनको पीछे के सारे क्लास आपको मिल जाएंगे, है ना। एक ही बार आपको 399 का चार्ज लगेगा, कोई मंथली चार्ज इसमें नहीं है ना, कोई भी मंथली चार्ज नहीं है, एक बार आपको चार्ज लगेगा। न्यू टीचर के लिए 399, अब जो पुराने शिक्षक हैं इनको मात्र 201 रुपया इसमें चार्ज लगेगा। ये नंबर आपको दिया गया है, ऑनलाइन आपको पे करना होगा, फ़ोन पे गूगल पे, या आप अपने नंबर से भी कर सकते हैं, या फिर आप फ़ोन पे गूगल पे नहीं यूज करते हैं तो आप दूसरे के नंबर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है और क्या करना है, पे करने के बाद आप हमें स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर ज़रूर भेज दीजिएगा। तो यही नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है, यही नंबर हमारा फ़ोन पे गूगल पे भी है। तो सबसे पहले इस नंबर को क्या करिए, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, उसके बाद पेमेंट करके आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है। या फिर पहले व्हाट्सएप ही कर लीजिए, हाय हेलो कर लीजिए, है ना, ताकि आपको पता चल जाए। उसके बाद आप पेमेंट करके हमें फिर से व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ताकि आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा प्रधान शिक्षक के, उसमें बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, है ना। और आपको जितना भी पीछे का क्लास हुआ है वो आपको मिल जाएगा, और आगे की जो क्लास होगी वो भी आपको मिलते रहेगी। कोई भी मंथली चार्ज आपको नहीं लगेगा, मात्र एक ही बार आपको पे करना है। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास इतना ही, और फिर मिलेंगे हम कल। शुभ रात्रि, गुड नाइट सभी लोगों को। थैंक यू, धन्यवाद।